Good morning, everybody. How are you all? I hope you are fine. This is Muskan Perez and I welcome you on your own YouTube channel Be Prudent. So कल की वीडियोस लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था कि सेल क्या होते हैं, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उन सेल के साइजेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड हम लेक्चर 2 में कवर करने वाले हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल हम किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स। कह रहे हैं कि सेल को हमने एग्जामिन किया तो वो एक्सट्रीमली थिन होता है, यानी कि 7 से 10 नैनोमीटर्स तक होते हैं, यानी कि 0.0000001 मिलीमीटर तक की उसकी क्या होती है, रेंज होती है। वो फैट्स और लिपिड्स और प्रोटीन के लेयर से बनी होती है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, कुछ पॉइंट्स में आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड लेयर की, 2 लेयर की होती है। फैट्स मॉलिक्यूल के सबसे पहले तो जो एक वाटर अट्रैक्टिंग हेड जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है। सेल में वाटर अट्रैक्टिंग हेड जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है, जबकि वाटर रिपेलिंग टेल जो होती है वो इनवर्ड की तरफ होती है। ये तो थी आपकी पहली पॉइंट। दूसरा है कि मॉलिक्यूल जो है वो साइडवर्ड भी मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है और रोटेट कर सकता है, क्योंकि वो फ्लूइड है। हेंस वो फ्लूइड है तो मूव भी कर सकता है, फ्लिप भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रोटीन इन मेम्ब्रेन एक्ट, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है वो एक गेट कीपर की तरह हेल्प करता है, जो कि पैसेज एंट्री में मदद करता है। कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ रही है, कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जा रही है, तो इसमें जो प्रोटीन है वो एक गेट कीपर की तरह आपका काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुए, जैसे कि मोजाइक में टाइल्स जैसे अरेंज होते हैं, उसी स्ट्रक्चर में वो अरेंज हुए, इसीलिए इस मॉडल को हम मोजाइक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसलिए इस मॉडल को हमने कहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आई होप आपको क्लियर हो गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है। सारे लिविंग सेल जो है वो अपने सराउंडिंग से या अपने नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट करते हैं, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। However, cell of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called cell wall. हमारे ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में एक लेयर होती है सेल के अराउंड, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट्स की बॉडी में, फंजाई की बॉडी में और बैक्टीरिया की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और एडिशनल लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। What do you think it is necessary in the cell wall? The cell, आपको क्यों लगता है कि इन सारी चीजों में सेल वॉल का होना क्यों जरूरी है? आखिर सेल मेम्ब्रेन भी तो प्रोटेक्शन कर ही रहा था, सेल वॉल का क्यों जरूरी है? तो आइए एक एक्टिविटी से हम समझते हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन मीन्स डीप एक्सप्लोरेशन। एक्टिविटी में कह रहा है कि प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड ऑफ थिन पील ऑफ अनियन लीफ or row leaf and mount it as saffronin using cover slip to absorb plant cell under a microscope। ये आपकी एक्टिविटी। सबसे पहले आपको अनियन ले लेना है, अनियन के छिलके को निकाल लेना है। उसके बाद जब आपने ऑफ कोर्स चिकन चिल्ली बनाई होगी, पनीर चिल्ली बनाई होगी, तो आप जो बारीक बारीक प्याज ना काट के आप डाइस शेप में प्याज को काटते हैं। तो जब आप डाइस शेप में प्याज को काटेंगे तो उसके इनर लेयर से जो एक पतली सी जो लेयर निकलती है ना, जैसे कि बुक को जब हम ऐसे करते हैं, बुक के कवर को निकालते हैं तो एक पतली सी लेयर निकलती है, ठीक उसी को तो उसको हम अनियन पील कहते हैं। उसको जब आप सैफ्रनिन सोल्यूशन में डिप करेंगे और कवर स्लाइड के ऊपर रख के उसको कवर स्लिप से जब आप ढक देंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर जब ले जाएंगे तो क्या दिखेगा, वो आगे वाले स्टेप में देखते हैं। स्टेप 2 में एक तो आपने अनियन पील को रेडी कर लिया, दूसरा है कि चीक सेल को क्या करेंगे, अपना यहाँ पे लेंगे हम टेम्पररी सेट के लिए। तो हम यहाँ पे जेंटली अपने माउथ के अंदर वाले हिस्से को स्क्रैप करेंगे और वहां से जेंटली एक लेयर, अब ये नहीं कि पूरा बेरहमी से उसको छील दिए कि ब्लड वगैरह आने लगा, ऐसे नहीं, बस दर्द तो फिर भी करेगा बट जेंटली आपको थोड़ा सा उसमें से पील करना है, कॉटन से उसको स्क्रब करना है। टूथपिक से, चम्मच से, छुरी से, चाकू से मत करने लगे, ये जाहिलियत मत बरतने लगेगा आप लोग। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं क्लास 9 में थी तो वहां से डॉन बॉस्को में शिफ्ट हुए थे जब, तो वहां पे हमारी दिशा मैम थी, वो हमको ले गई थी बायो लैब कराने के लिए। तो वो अपना जो टूथपिक से निकाल रही थी अपनी चीक सेल को, और हमारे यहाँ पे बच्चे मतलब क्या बोलते उसको, पेपर कटर से निकाल रहे थे। मतलब इतने जाहिलियत उनके अंदर भरी थी, कैसे वो 9th क्लास में आ गए थे। आई एम स्टिल शॉक्ड यार। तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेड द चीक सेल ऑन द ग्लास स्लाइड। अब चीक सेल क्योंकि जब आप निकालेंगे तो सिकुड़ जाएगा, तो उसको आपको स्प्रेड करना है ग्लास स्लाइड पे। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू स्टेन। सबसे पहले आप ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, फिर मिथाइल ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन डालना है और फिर उसको कवर स्लिप से ढकना है। कवर स्लिप ऐसे ढकिएगा कि कोई भी एयर बबल्स उसमें ना रह जाए, वरना आपको पिक्चर जो है आप जब मैग्निफिकेशन के लिए देखेंगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी। अब दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। दोनों को किसको, एक तो हमने टेम्पोरी माउंट पील का जो स्लाइड रेडी किया था उसको भी ऑब्जर्व करना है, और दूसरे में हमने क्या किया था,
चीक सेल का जो किया था उसको भी आपको अब्जॉर्व करना है। आपने क्या अब्जॉर्व किया? अनियन पील सेल आर बॉक्स एंड रेगुलरली अरेंज। जब आपने अनियन सेल को देखा तो आपने देखा कि वो रेगुलरली अरेंज है, जबकि चीक सेल जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा। Prepare 2 slides of raw and human cheek cell again and put 2% of sugar solution in them. अब आपको वही काम दोबारा करना है, लेकिन शुगर सोल्यूशन में डिप करना है दोनों को। अब दोनों को आधे घंटे के बाद माइक्रोस्कोप में जांच करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि the boundary of plants and remain the same but the inner content shrink and space between the inner and outer boundary increase. आप ये देखेंगे कि प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो तो सेम है, लेकिन अंदर का कंटेंट जो है वो क्या है? श्रिंक हो गया है। यू मे ऑब्जर्व द चीक सेल, जबकि आप हमारे ह्यूमन चीक सेल में देखेंगे तो वो भी कंटेंट आप देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें कि वो भी जो है सिकुड़ना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे चाहे आप सॉल्ट सोल्यूशन ले या फिर शुगर सोल्यूशन है, वहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होने लगता है। तो आई होप कि ये एक्टिविटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल वॉल को अब हम पढ़ेंगे। जनरल में प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली जब हम बात करें तो पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, उनको एक रिजिड ढांचे की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे बहुत तेज बारिश आ गई, बहुत तेज तूफान आ गए, उसमें भी वो खड़ा रह सके। इसलिए प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम प्लांट सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल आपके लीव्स को भी फर्मली अटैच होने में क्या करता है? मदद करता है। Although rigid cell wall is permeable, which means water and some dissolved mineral can pass through it. अब कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो तो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन था, लेकिन जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, यानी कि इसमें कोई भी सब्सटेंसेस एंटर कर सकती है, कोई भी चीजें बाहर आ सकती है। Along with the semi permeability of cell membrane, the permeability of cell wall help plant root absorb water and nutrition from the cell. यानी कि सेल मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी है, लेकिन सेल वॉल में परमिएबिलिटी है, सेमी परमिएबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो सोयल से पानी को एब्जॉर्ब करके रूट्स तक और अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, पानी की कमी को, खाने की कमी को वो पूरा करता है। When we place a rohu leaf on an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. कह रहा है कि जब हमने अनियन पील को शुगर सोल्यूशन में डिप किया तो हमने देखा कि उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, यानी कि अनियन चीक सेल से जो पानी, अनियन पील से जो पानी निकल के वो मीडियम में वापस चला गया, है ना। However, the cell do not shrink in size, but rigid cell wall maintain. कह रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी सेल का जो साइज था वो नहीं चेंज हुआ, क्योंकि सेल वॉल ने ऐसा होने नहीं दिया था। They show that cell wall help plant remain firm in their original shape. ये क्या दर्शाता है कि सेल वॉल का प्रेजेंस जो है वो आपकी फर्मेबिलिटी, रेजिडिटी, टर्जिडिटी को दर्शाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनिमल सेल, जहां आप चिक सेल की बात करें वहां पे कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डालते ही उसने अपनी परमिलेबिलिटी, टर्जिडिटी को लूज कर दिया और वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। विदाउट रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली। क्योंकि हमारे सेल में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, तो उनके सेल का शेप और साइज जो है इजिली चेंज हो जाता है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। और यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उनको चलने में, मूव करने में और बाकी सारे लाइफ प्रोसेस करने में इजिली सपोर्ट करता है। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में लिंक करने के बाद बनता है। सेलुलोज हमारे डाइट में एक रफेज की तरह काम करता है, जो कि हमें हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करता है, डाइजेशन होने में मदद करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल को सपोर्ट में, यानी कि हर बैक्टीरिया, हर फंजाई आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, कुछ आपके लिए यूजफुल भी होता है, जो आपने क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए बुरे भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। अब सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम किस तरह से होता है, चलिए देख लेते हैं। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल हैव 3 बेसिक पार्ट्स। आपने पहले भी पढ़ चुका है कि मोस्ट सेल्स के पास जो होते हैं वो 3 बेसिक पार्ट होते हैं। पहला जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि किसको क्या कहते हैं तो मैं यहाँ पे रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगी, आप जाके जरूर देख लीजिए। न्यूक्लियस के बावजूद भी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें और भी सारे सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। मोस्टली वो विजिबल तब होंगे जब आप उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। एक एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। गिवन डायग्राम जो आपकी बुक में दिया उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल है, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। ऑब्जर्व करना है सारे में सेल का स्ट्रक्चर।
और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। अब बैक्टीरियल सेल लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जब हमने इन तीनों को पढ़ा तो हमें पता चला कि बैक्टीरियल सेल के पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन्स मीन्स क्या होता है बताइए? कैरियोन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट सेलर एक्टिविटीज ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में करते हैं। भाई इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और भी सारे जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे टेबल नंबर 2.1 और 2.2 जो है वो आप खुद बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स। अब सवाल यह है कि आखिर यूकैरियोटिक सेल को इन ऑर्गेनल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो अपने लाइफ प्रोसेस में जो भी काम होती है उसको करता है और इंडिपेंडेंटली करता है, यानी दूसरे सेल्स पे वो डिपेंड नहीं होता है। सेल ऑर्गेनल्स हेल्प करते हैं न्यू मटेरियल्स को बनाने में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में। वो सारे एक साथ काम करते हैं सेल के अंदर, या फिर अदर वर्ड्स में हम बोल दे तो सेल एक छोटी सी फैक्ट्रीज होती है जिसमें हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक जॉब होता है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, पहले हम इसको बोलते थे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने इसे बोला है हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के पास डबल लेयरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अलाउ करता है मटेरियल्स को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करने में। न्यूक्लियोलस बहुत ही डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के आसपास जहां पे राइबोसोमल सब यूनिट बनता है। 70s 50s 80s वाले आप जब 12th में आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ये सब यूनिट एग्जिस्ट करता है साइटोप्लाज्म में। एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है। न्यूक्लियस कंटेन करते हैं क्रोमोसोम जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और विजिबल होते हैं तभी जब वो डिवाइड करेंगे। क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन कंटेन होता है अपने इनहेरिटेंस यानी कि पेरेंट्स से आप क्या कैरेक्टर लेके आए हैं वो सारी चीजें उसमें स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम कंपोज होता है डीएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर नॉन डिवाइडिंग सेल है तो वहां पे डीएनए एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्रोमेटिन विजिबल होता है जब वो इनलार्ज हो जाता है तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब भी सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बना लेता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है तो उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन के साथ ही प्रेजेंट होता है। द रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियड। और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ऐसा रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कंटेन मतलब जेनेटिक मटेरियल जहां पे होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एक ऐसी जगह है, एक ऐसा साइट है जहां पे प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन बहुत एंजॉय हुआ और कल एक लास्ट सेशन आएगा जिसमें आपकी पूरी ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक और वीडियो जिसमें हम कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करेंगे सेल चैप्टर का पूरा लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।